नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज पशु परिचर की अपन इस बैच की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे वो पहले बता देता हूं थोड़ा सा आपको। आज की क्लास में साथियों अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जनपद और पौराणिक महत्व, यानी कि जनपद पढ़ने वाले हैं। अब जैसे पिछली जो क्लास थी अपने क्षेत्रीय नामों से संबंधित, उसी से रिलेटेड टॉपिक है जनपद। क्योंकि ये टॉपिक क्लास 6 यानी कक्षा 6 की आरबीएसई पुस्तक में भी दे रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और इसको पढ़ना जरूरी है। नहीं तो ये मन में हमेशा रहेगा कि क्या पता उससे कोई सवाल आया और हमारे बन गया। तो मैं इस टॉपिक में आपको उन्हीं चीजों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है। यदि आप किताबों में इसे पढ़ना चाहोगे तो समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो मैं यहां इस कक्षा में जो पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है? और आसानी से याद हो जाए और प्रश्न जो है इनके इर्द गिर्द ही बनते हैं, तो चिंता नहीं करें। अब कुछ नए विद्यार्थी जुड़े हैं अभी, जो कह रहे सर हमें पता कैसे चलेगा आपकी रोज क्लास आती है। तो देखो 3 तरीके हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे निश्चित रूप से क्लास जो है चल जाती है। तो शाम 8 बजे आप जुड़ जाए चैनल से, वहां पे आपको प्रीमियर पे चलती हुई दिखेगी, ठीक है? लाइव के जैसे ही चलती है। दूसरा तरीका है कि आप YouTube पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। 3 डॉट साइड में होते हैं, वहां से जाके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसे ही आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तीसरा तरीका है टेलीग्राम पे भी जब क्लास स्टार्ट होती है तब मैसेज डाला जाता है और टेलीग्राम पे लिंक भी दिया जाता है। तो 3 तरीके हैं। बाकी चौथा तरीका भी है। जाओ YouTube के अंदर प्लेलिस्ट में जाओ, अंदर जाओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, पशु परिचर की अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है और वहां पे जाके देखना है। भाई जैसे कोई पेड कोर्स खरीदोगे तब भी तो ऐप में जाकर देखोगे ना आप, किसी न किसी फोल्डर में जाके। तो यहां पे भी इसके अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके और पशु परिचर वाला फोल्डर देखना है सीधा, वहां पे आप लोगों को। बाकी टाइम का ध्यान रखें कि ये इस टाइम आती है, ये तीसरी क्लास है और बहुत अच्छा विद्यार्थियों का रेस्पॉन्स है। लेकिन बताऊं कंपटीशन बहुत कम है। कारण क्या है कि जो शुरुआत जिस अंदाज से करते हैं ना, अंत तक उस अंदाज तक नहीं जाते हैं विद्यार्थी। क्या हाँ स्टार्ट में मारवाड़ी में क्या हुस चढ़ी ओढ़ा, ठीक है? स्टार्ट में हुस घनी चढ़े कि हाँ मैं भी पढ़ा, मैं भी नौकरी लेवा, लेकिन जोश ठंडो भी जल्दी वे। और जो जोश को बरकरार रखते हैं वो निश्चित रूप से नौकरी लेकर ही रुकते हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आओगे, ऊंच चढ़ियोड़ा ज्यादा या जोश को बरकरार रखने वाले, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यदि आपको जनपद समझने हैं राजस्थान से संबंधित, तो अपन को महाजनपद के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि अपनी भारतीय इतिहास की ये क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको जनपद की ही एक स्पेशल क्लास दे देता, महाजनपद की। वैसे जनपद और महाजनपद में थोड़ा सा अंतर है, ये समझ सकते हो। आसान भाषा में ये समझो, जनपद जो है वो थोड़े से छोटे थे, महाजनपद जैसा नाम है, महान तो बड़े हैं, ठीक है? तो ये वही है जो अपनी अभी की व्यवस्था है। जैसे कि अभी की व्यवस्था किसमें है, अपने अपने पंचायत है, फिर पंचायत समितियां हैं, फिर जिले हैं, फिर राज्य है, इस तरीके से है। तो ये आप समझ सकते हो, जिले और राज्य वाली व्यवस्था ही जनपद के अंदर आप मान सकते हो। अब इसमें भी 2 तरह के हुआ करते थे, ठीक है? टाबर शब्द ध्यान दियो बराबर, ठीक है? इसमें 2 तरह के हुआ करते थे। एक तो देखो शासन हमेशा 2 तरह का हुआ है। एक तो क्या हुआ है, राजतंत्र। क्या हुआ है, राजतंत्र। और एक हुआ है गणतंत्र। अभी हमारा देश जो है वो गणतंत्र है। पहले राजतंत्र था, अब गणतंत्र है। गणतंत्र क्या होता है, जनता का शासन। जनता सर्वोच्च होती है उसके अंदर। भाई जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है, वो शासन करते हैं, तो जनता का शासन हो गया। राजतंत्र क्या होता है, राजा का शासन। इसमें कौन शासन करता है, राजा। फिर राजा का पुत्र, उनका ही उत्तराधिकारी शासन करेगा, तो वो राजतंत्र होगा। गणतंत्र हमेशा चुनाव होते हैं। गणतंत्र में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन। जैसे कि अभी इलेक्शन होंगे तो ये चुनाव होते हैं, वो गणतंत्र होते हैं। इनमें भी ऐसी व्यवस्था थी। यहां पे आप देख पा रहे हो, भारत के अंदर महाजनपद जो थे अपने, वो ध्यान रखना कितने थे, 16। संस्कार भी तो 16 थे, और महाजनपद कितने थे, 16। 16 महाजनपद। महाजनपदों की संख्या पूछे तो 16। महाजनपदों से संबंधित निश्चित रूप से एक प्रश्न बनता ही बनता है, जो आप सभी को ध्यान रखना है कि महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथ ध्यान रखने, एक तो है बौद्ध ग्रंथ, ठीक है? एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ, और एक ध्यान रखना है जैन ग्रंथ। देखो बौद्ध ग्रंथ में ध्यान रखना अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में ध्यान रखना है भगवती सूत्र।
भगवती सूत्र। अब जैसे रीट वाले जो पढ़ रहे हैं तो राजस्थान जीके तो उनको यही पढ़ना है। जब आपके भारतीय इतिहास की कक्षा आएगी तो आपके महाजनपद अलग से टॉपिक है, तब मैं और डिटेल में करवाऊंगा इस चीज को, है ना। अभी मैं इसका बेसिक बता रहा हूं कि ये है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे उसमें देखो, अवंती, चेदी, वत्स, कौशांबी, शूरसेन, मत्स्य, कुरु, गांधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल्ल, पांचाल। अब ये सिर्फ पढ़ना है, इसको याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं बता रहा हूं साथ साथ, क्योंकि प्रश्न यहां से नहीं बनते। प्रश्न यदि महाजनपद से बनेंगे तो उनकी राजधानी पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो मैं इसलिए ये बेसिक क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि अपन को इससे रिलेटेड राजस्थान में समझना है, तो महाजनपद में ये चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। ये चीज पूछ सकते हैं, यदि पूछेंगे ना तो भी ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है तो इसको अपन मिटा देते हैं समझने के हिसाब से। मैं आप लोगों को बेस पर लेकर जा रहा हूं ताकि जो नए विद्यार्थी और फ्रेशर्स है जिन्होंने बहुत समय बाद में तैयारी स्टार्ट किया ना, उन्हें भी कहीं कोई समस्या नहीं हो, और जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो पुराने खिलाड़ी है कि पात्र हमेशा खाली हो तो सीखने की गुंजाइश हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक है। हमेशा अपना जो गड़ा है उसको थोड़ा सा यूं समझना कि हमारा अभी खाली है, हमेशा। चाहे आप पीएचडी डिग्री धारण कर लो तो आपकी सीखने की गुंजाइश और आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा जीवित रहेगी। ये मूल मंत्र है जीवन को सार्थक करने का। बाकी देखो आपकी इच्छा, ठीक है। तो देखो 16 महाजनपद थे, क्या क्या याद करना है। अब दो टू द पॉइंट, बातें बिल्कुल नहीं, कमेंट बॉक्स में बातें नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा बातें करते हो आप लोग। देखो मैं जो छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाता हूं वैसे करना पड़ेगा, फिर ये बातें बिल्कुल बंद कर दो, सीरियसली होके पढ़ो। और सीरियस विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी ये बातचीत वगैरह नहीं करते बिल्कुल, और आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। यदि मेरे व्यूज के लिए और मेरे सब्सक्राइबर के लिए पढ़ रहे हो ना, आज ही पढ़ाई छोड़ देना कि गुरुजी के व्यूज बढ़ेंगे या सब्सक्राइबर, मुझे इसका कोई लोभ नहीं है और नहीं बढ़ाना है मुझे चाहिए सिलेक्शन आप लोगों के। तो इसलिए बातें बंद और ध्यान सीधा सिर्फ कक्षा पे होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में रिंगरिया करो गुरुजी यूं होगो वो होगो, बस वो काम नहीं आवे। ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई माते देना। यदि सिलेक्शन चाहिए तो यदि तय करनी है तो करो भली। देखो 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख है, किसमें है, अंगुत्तर निकाय के अंदर है, और किसमें है, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली रहा है। देखो इस काल में, महाजनपद काल में मगध शक्तिशाली रहा है। फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे तो गुर्जर प्रतिहार वगैरह जैसे वो आएंगे, उस समय कन्नौज की ऐसी शक्ति रही है। तो अपन आगे गुर्जर प्रतिहार वंश भी पढ़ेंगे तो उसमें कन्नौज अपन पढ़ेंगे जो ऐसा शक्तिशाली रहा है, ठीक है। अब इनके अंदर तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिली। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यदि अपन इसको दो भागों में बांट ले तो आप देखोगे कि 16 में से 15 महाजनपद जो है ना वो तो उत्तर भारत के अंदर ही है, और मात्र एक महाजनपद ये अस्मक जो है वो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के यहाँ पे स्थित है। यानी एकमात्र जो दक्षिण भारत में महाजनपद पूछा जाए तो अस्मक, ठीक है। तो यहीं पे ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि दक्षिण भारत में सिर्फ एक जो महाजनपद था, एकमात्र अस्मक जनपद जो दक्षिण भारत में था, बाकी सारे के सारे उत्तरी भारत के अंदर थे, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें से ये तो है मतलब इनकी स्थिति है। जैसे कि अपने को जो पढ़ना होगा ना, जो अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, वो अपन को ये वाला क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। ये क्योंकि अपना राजस्थान तो देखो इस दिशा में है, तो अपन ये पढ़ेंगे तो इसमें अपने मत्स्य, सूरसेन, कुरु, ठीक है ना, ये आएंगे, अर्जुनायन वगैरह। अब जनपद से रिलेटेड, ये तो महाजनपद है, जनपद से रिलेटेड मालव वगैरह वो आ जाएंगे जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको है ना जूम करके आप लोगों को एक बार राजधानी बता देता हूं। याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो जब रीट वालों के लिए मैं अलग से एक इसका महाजनपद का वीडियो बनाऊंगा, जब उनकी क्लासेस भारतीय इतिहास की शुरू होगी तब आप लोग भी, क्योंकि उसमें मैं राजधानी ट्रिक से याद कराऊंगा, उसकी एक सेपरेट कक्षा आएगी। ये तो अपन इसमें सिर्फ बेसिक ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो भागलपुर, मुंगेर, बिहार वाला। मगध सबसे शक्तिशाली था, ग्रीवराज राजधानी, आधुनिक राजगृह कहते हैं, दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र। काशी वाराणसी वाला क्षेत्र, काशी वाराणसी सभी जानते हो, ठीक है, और वाराणसी उसके आसपास। वत्स कौशांबी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये कौशांबी यानी कि आप मान के चलो अयोध्या के आसपास, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद और उसके आसपास। वज्जी मिथिला, जनकपुरी, वैशाली, ये था गणतंत्र। वज्जी क्या था, गणतंत्र था, एक वज्जी गणतंत्र था, ठीक है।
और दरभंगा मुजफ्फरपुर वाला है। कौशल श्रावस्ती ये भी अयोध्या वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, ये भी अयोध्या वाला क्षेत्र है, अयोध्या, ठीक है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। अवंती उज्जैनी, इसकी भी दो राजधानियां थी, अवंती की भी दो राजधानियां थी, ठीक है, उज्जैनी और महिष्मती भी थी एक। मल्ल ये भी गणतंत्र है, ये भी गणतंत्र था। बाकी सारे के सारे राजतंत्र थे, ये दो गणतंत्र थे। यदि ये भी पूछे तो ध्यान रखना, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, दो ये गणतंत्र थे। कैसे याद रखोगे, दोनों के अंदर आधे आधे अक्षर है। देखो वज्जी ज आधा है, मल्ल ल आधा है, दोनों के अंदर आधे आधे अक्षर है, तो ये गणतंत्र, बाकी सारे राजतंत्र। ये याद रखने का तरीका, ठीक है। चलिए अब देखो, पांचाल, अहिछत्र और कांपिल्य, इसकी भी दो राजधानियां थी, और ये वर्तमान क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। चेदी, शुक्तिमती वर्तमान बांदा के आसपास यानी बुंदेलखंड के इधर वाला क्षेत्र है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जिसे अपन महाभारत में अपन जानते थे हस्तिनापुर, ठीक है ना, हस्तिनापुर के नाम से। ये अपने यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा राजस्थान में। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर छूता हुआ। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर वाला क्षेत्र है, यानी कि ये तो पूरी तरीके से राजस्थान में। कंबोज की हाटक यानी मथुरा उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, अपने राजौरी, हजारा वाला क्षेत्र। सूरसेन, मथुरा, ये मथुरा वाला क्षेत्र। अश्मक, पोटनी, ये नीचे दक्षिण में गोदावरी। और गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी। अब देखो ये क्या करना है, इसमें राजधानियां याद हो तो कर लेना, नहीं तो हो तो भी इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने राजस्थान के जो है ना, वो अपने को याद करने जरूरी है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इस पे एक नजर मारनी जरूरी थी। बेस क्लियर करे ना तब मजा आए पढ़ने का कि हाँ अब जो है गुरुजी अब अपन पढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अपने राजस्थान से संबंधित। ये देखो, सबसे पहले एक जाति यहां पे आती है, कुछ लोग आते हैं भारत के अंदर जो कहलाए आर्यन, जिनको क्या कहा गया, आर्य। यदि आर्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपको, तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ है श्रेष्ठ, ठीक है। ये अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे आर्य। जब आर्यों का आगमन हुआ तो भारत को जाना गया आर्यव्रत नाम से, भारत को जाना गया आर्यव्रत नाम से। इसी समय राजस्थान को जाना गया ब्रह्मवर्त नाम से। राजस्थान को किस नाम से जाना गया, इसी समय राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम से जाना गया। और यदि आपसे पूछे कि इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो साथियों ध्यान रखना, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अपने वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसमें से सबसे मूल और सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद यदि पूछा जाए आपको, तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ही ये वैदिक सभ्यता आर्यों के समय की ही है, ठीक है। और उसी समय आर्य अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, उसी समय की सभ्यता है, ठीक है। तो यहां पे ऋग्वेद के अंदर ये उल्लेख मिलता है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात पक्की है, समझ में आ गई? क्या है यहां तक की बात कि आर्य आए तो भारत कहलाया आर्यव्रत, राजस्थान कहलाया ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त वाला क्षेत्र कौन सा था, तो ये भी एक नदी के आसपास, जिस नदी का नाम था सरस्वती, ठीक है। राजस्थान में आर्य सरस्वती नदी के आसपास बसे। अब वैसे तो देखो आए हैं उधर से सिंधु नदी के आसपास से, उन्हीं की सहायक नदियां, मतलब यूं मान सकते हो कि अपने यहां पे थी राजस्थान में जो बहती थी सरस्वती। इस सरस्वती नदी को उस समय द्रस्तवती नदी के नाम से जाना जाता था। द्रस्तवती भी कहते थे, सरस्वती भी कहते थे और द्रस्तवती नदी भी कहा जाता था। वर्तमान में इस द्रस्तवती नदी को गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये गग्गर नदी जो है ना, वो वाला क्षेत्र, यानी कि हनुमानगढ़ गंगानगर वाला, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये पाकिस्तान में जाती है फिर। तो यहां तक ये ध्यान रखना, सरस्वती नदी के किनारे आके बसे हैं, आर्यव्रत कहलाए, राजस्थान ब्रह्मवर्त, और ये जो है यहां नदी के आसपास। कभी भी कोई लोग आएंगे ना बाहर से, अपन भी मान लो कहीं चले जाए, अपन को सरवाइव करना है, अपन को संघर्ष करना है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, तो पानी चाहिए, पानी, ठीक है। तो यहां पे नदी के आसपास ही सभ्यताएं पनपती है, ये भी चीज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। नदियों के आसपास ही सभ्यताएं पनपेगी, क्योंकि वहां जीवन के बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, ठीक है। आइए आगे, फिर यहां पे एक शब्द मिलता है मरु। वैसे मरु यानी कि रेतीला प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। मरु जो बाद में कालांतर में मरुवार कहलाया और इसी से बदलकर मारवाड़ कहलाया। अब मारवाड़ शब्द कैसे बना है, अपन कह दोगे मैं मारवाड़ी, अब थान पूछ लियो कि मारवाड़ी बढ़िया की कर रहे, तो यूं है मरु मरु मरुवार मारवाड़, ठीक है। और मारवाड़ वालों क्षेत्र थे दे दो, यूं मरु का अंतर वालों क्षेत्र थे कह सको, ठीक है। मारवाड़ वालों क्षेत्र यानी कि ये
इधर वाला क्षेत्र आप मान लो कि ये मारवाड़ के अंतर्गत आ गया। अब मारवाड़ के अंतर्गत आया है तो मारवाड़ में देखो कौन कौन से आएंगे, जैसलमेर भी आएगा, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, बाड़मेर आएगा, और क्या आएगा, बालोतरा आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, जोधपुर, सबसे मेन तो जोधपुर ही है, जोधपुर, और जोधपुर ग्रामीण, हम यार ओ गांधो ठीक करियो है अशोक जी, जोधपुर अलग हूं बनाओ, जोधपुर ग्रामीण अलग हूं बोलो, जोधपुर ग्रामीण बोला, फलोदी भी बोलो भाई साहब, ठीक करियो, ठीक है। इसके अलावा फिर जंगल प्रदेश में आ जाता है, वैसे ये बीकानेर वाला क्षेत्र ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हो इसके अंदर आ जाए, अनूपगढ़, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र। अब देखो ऐसा है कि अपन कोई स्केल लेकर खींच नहीं सकते कि बीकानेर वाले उधर, तुम मारवाड़ में कैसे आ रहे हो रे, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं स्केल लेके। कल बताया वो मेवल की डूंगरपुर प्रतापगढ़ के, सर वो तो बांसवाड़ा, अरे नक्शा तो देखो कम से कम, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ बिल्कुल मिले हुए हैं। अब उस समय तो ये बॉर्डर लाइन भी नहीं थी, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं था, उस समय तो ये क्षेत्र था सिर्फ, उसको समझना है। इतना मतलब शब्दों पे मत जाओ, रटंत विद्या पे नहीं चलना है, उसको समझना है। इसीलिए तो मैंने नक्शा शामिल किया है कि नक्शे पे देखो, एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के प्रतापगढ़ की जगह डूंगरपुर देते, डूंगरपुर की जगह प्रतापगढ़ देते, तो आपको नक्शा दिमाग में होना चाहिए। अब आप इसके लेके जाओगे नहीं, प्रतापगढ़ वाले इधर कैसे आ रहे, चलो उधर, ऐसे नहीं होता है भैया, ये जीके है, इसमें क्रिएटिव बनना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, रटियोड़ा काम नहीं आवे, ठीक है, रटियोड़ा के बाबर आया, बाबर का पुत्र, फिर ऐसे ऐसे काम नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा कि बाबर हुमायूं अकबर, बाबर हुमायूं अकबर, यहाँ रट्टा मारिया नहीं तो विकेट उड़ जाई, रट्टा नहीं मारना है, समझो इस चीज को मैं समझा रहा हूं, इन बढ़िया क्या समझावा था, ठीक है। मरु प्रदेश का उल्लेख जो है ऋग्वेद, अब क्योंकि आर्य है, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृहत संहिता, इन सब में मिलता है। और ये मेरी मर्जी से नहीं है, ये छठी की किताब में लिखा हुआ है, इन सब के अंदर मिलता है। अब जैसे मरुकांतर का तो प्रयोग ही वाल्मीकि ने किया है, और वाल्मीकि कृत रामायण अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये चीज है, आई बेटा समझ में। अब क्या गुरुजी ये नक्शा छठी की किताब में से ही लिया गया है, ठीक है। अब ये नक्शा ये देखो, अब ये बताए हैं कि ये जनपद इस तरीके से थे, ये यहाँ पे मरुकांतर वाला क्षेत्र आता था, ये जांगल वाला क्षेत्र आ जाता था, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है, बीकानेर वाला क्षेत्र है, जांगल, ठीक है। और ये मत्स्य यानी कि अलवर, भरतपुर और उसके आसपास, अब जिले तो अब बने हैं, लेकिन उस समय तो ये क्षेत्र इसी तरीके से था। उस समय जिले थे क्या, मुझे बताओ आप, कि जिले थे, नहीं थे तभी तो जनपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अर्जुनायन तो ये अलवर भरतपुर के यहाँ क्षेत्र में आकर बसे, सूरसेन तो ये मथुरा के आसपास यानी कि उत्तर प्रदेश से छूते हुए, मालव तो ये टोंक, जयपुर और इसके आसपास बसे, सीवी तो ये मेवाड़ में बसे हैं यहाँ पे। तो गुरुजी ने याद क्या रखा, तो नक्शा समझ लिया, आगे मैं लिखवा भी रहा हूं आप लोगों को, चिंता नहीं करनी है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ शेयर जरूर कर लेना अपने जितने भी पढ़ने वाले साथी है, विद्यार्थी है, उन तक जिनको पता नहीं है क्लास का। बाकी लाइक और सब्सक्राइब का मैं आपको न कहता हूं कभी, न मैं कहूंगा कभी कि करना, जिसको जैसी आवश्यकता लगेगी तो वो करेगा, जिसको पता है कि हमें कंटिन्यू क्लास लेनी है और सर अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, और जिसे कहने की आवश्यकता पड़े तो फिर वो रेगुलर विद्यार्थी नहीं है, उसे जोड़कर करेंगे भी क्या, है ना। तो ये चीज है कि हाँ शेयर जरूर करना, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। चलो आओ भाई, मत्स्य प्रदेश, ठीक है, या मत्स्य जनपद, इसका उल्लेख महाभारत काल में मिला है। अब कल ही मैंने बताया है यहाँ के राजा विराट थे, ठीक है, यहाँ की राजधानी विराटनगर, जिसे बैराट के नाम से भी जाना गया, और बैराट एक सभ्यता भी थी, ठीक। चल मत्स्य जनपद का विस्तार अभी वर्तमान के अनुसार, यदि ये कह दूं मैं कि वर्तमान के अनुसार, ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, जयपुर का कुछ भाग, ठीक है, जयपुर का कुछ भाग, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र लगेगा यहाँ, ये वाला क्षेत्र आप कह सकते हो कि ये आएगा मत्स्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे बता भी रखा है, ठीक है। इनकी राजधानी जो थी विराटनगर थी, और इसी विराटनगर को बैराट के नाम से जाना गया, बैराट। और बैराट क्या है, एक सभ्यता स्थल, बैराट मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है, ठीक है। हैंसांग भी आया था यहाँ, चीनी यात्रियों का राजकुमार हैंसांग, नाम क्या था इसका पता है, ओरिजिनल युआंग ट्वांग, अपारित जीव भी कौन बड़ा है बोलता बोलता, नाम था युआंग ट्वांग, हम बोल लीजिए कौन, ठीक है, युआंग ट्वांग, लेकिन अपने से बोला नहीं जाता था, तो अपने यहाँ पे तो भी प्रकाश रो पकियो नाम करते, टाइम नहीं लगे,
प्रकाश पकियो जगदीश जगियो यूं करदा सीधो ही तो युआंग चुआंग हैंसांग, ठीक है, जो बोली जाएगा हैंसांग यूं कर दियो। इसका नाम तो बिगड़ा है अपन ने, सूरसेन जनपद। अब सूरसेन आए ना तो ध्यान रखना कि सूरसेन मथुरा के अंदर है। देखो एक तो हुए सूर और एक हुए असुर। सूर यानी देवता, असुर यानी राक्षस। तो देवता मथुरा, कृष्ण भगवान कहां थे? तो मथुरा वृंदावन वहां, तो सूरसेन मथुरा, ठीक है। तो मथुरा जनपद का राजस्थान में भाग तो मथुरा से छूता हुआ। अब मथुरा है यूपी, यूपी किस तरफ है? यूपी इस तरफ है, ठीक है ना, ये इस तरफ यूपी है यहां, तो ये वाला भाग है। तो देखो अब इससे छूता हुआ भाग यानी धौलपुर और भरतपुर, लेकिन भरतपुर से टूटकर अब डीग अलग जिला बन गया। तो यहां पे भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली। अब करौली के अंदर भी देखो यादव वंश था। कौन सा? यादव। कृष्ण भगवान कौन से वंश से संबंधित थे? यदुवंशी थे, यादव थे। तो करौली वाला क्षेत्र भी इसी के टच में होता है। तो ये भी आता था सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। इनकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अब अपने कन्हैया कहां से थे? अपने कन्हैया यहीं से थे, मथुरा से। तो सूरसेन के अंदर क्या याद रहेगा आप लोगों को? मथुरा। नोट्स बनाना है हाथों हाथ, ठीक है। जिस तरीके से कह रहा हूं उसी तरीके से आगे बढ़ना है कंटिन्यूटी के साथ। भाई मैं भी सप्ताह की 5 क्लास तो देता हूं ना, मैं कैसे टाइम सेट कर रहा हूं ये सोचो। इलेक्शन का टाइम है, वो भी 17 काम है। जब मैं सेट कर रहा हूं तो आपको भी सेट करना। आधे पौने घंटे की क्लास होती है। हाथों हाथ समझाता हूं, हाथों हाथ नोट्स बनाने, हाथों हाथ याद करने, हाथों हाथ प्रैक्टिस करनी है, क्लियर, ठीक है। पीछे के लिए कुछ भी नहीं रखना। लो स्क्रीनशॉट, अच्छा बड़ा आगे ले लियो। योधे, योधे जनपद, ठीक है। योधे यानी कि ये आ गया मौर्योत्तरकालीन, मौर्यों के बाद वाला, मौर्यों के उत्तरकालीन, ठीक है। उसमें योधे जनपद राजस्थान का उत्तरी भाग। अब देखो उत्तरी भाग है तो फिर इसको छांट लेते हैं यहां पे। भाई उत्तरी तो यही हुआ ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को यदि नष्ट करने का प्रयास किसी ने किया है और पूछे तो फिर आपको ध्यान रखना है योधे जनपद, ठीक है। कुषाणों की शक्ति को नष्ट यानी कि युद्ध करना पड़ा होगा तो योधे ही याद रह जाएगा, ठीक है। उत्तरी भारत और युद्ध करके कोई ऊपर चढ़ा है तो उत्तरी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है तो उत्तरी। अच्छा मैंने यहां पे लिखा नहीं है, चलो ये लिख देना, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब ये अपने आप समझने वाली चीज है कि श्री गंगानगर से टूटकर अनूपगढ़ अलग बना है तो अनूपगढ़ वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा, लिख लेना, ठीक है। भारत में सिकंदर के आक्रमण के बाद कुछ जातियां, मैंने बताया भी था कल आपको कि पंजाब हरियाणा से कुछ जातियां जो है वो राजस्थान में आकर बसी। ये जातियां भी अपने आप में मतलब बड़ी युद्ध कौशल में निपुण थी, लेकिन फिर भी सिकंदर का आक्रमण था तो वो यहां पे आके बसी, जिसमें से मालव, सिवी और अर्जुनायन प्रमुख थे, ठीक है। मालव, सिवी और अर्जुनायन। अब मालव जो है वो जयपुर, टोंक और इनके आसपास आकर बसे। अर्जुनायन जो है वो अलवर, भरतपुर और इसके आसपास आकर बसे। और सीवी कीवी जो है वो यहां मेवाड़ के आसपास आकर बस गए और इन्हीं के नाम से यहां पे नाम हो गए इनके, ठीक है ना। चलिए अब देखो मालवों का केंद्र जयपुर और टोंक के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसमें आप पढ़ते भी हो कि रेड टोंक सभ्यता स्थल के अंदर अपन पढ़ते हैं, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर। सही बता रहा हूं क्या? प्राचीन भारत का टाटानगर, क्योंकि यहां पे तत्कालीन सिक्के बहुत ज्यादा मिले, सिक्कों के भंडार मिले, इसलिए ये कहा जाता है, ठीक है। और मालव जो है ये यहाँ पे, इसके अलावा नगर टोंक की भी सभ्यता है। तो रेड के अलावा और क्या ध्यान रखोगे? नगर, ठीक है, नगर ये भी ध्यान रखना है। नगरी चित्तौड़गढ़, लेकिन नगर टोंक, ठीक है। नगरी आए ना तो चित्तौड़गढ़ और नगर आए तो टोंक। तो ये जयपुर और टोंक के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। इनके सबसे ज्यादा सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए हैं। भाई बिल्कुल बेसिक लेने जा रहे हो और याद करा रहे हो हाथों हाथ। और अब भी यदि याद नहीं करो और नहीं पढ़ो तो राम ही मालिक है, ठीक है। तो देखो थे घर भाई, देखो पढ़ने में मतलब ही नहीं था, देखो घर भाई, ठीक है। लेकिन घर पे देखने का मजा भी तब आएगा जब आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, आपका जेब गर्म होगा, ठीक है। क्यों घर पे देखने जाओगे? वहां भी खर्चे होते हैं,
खर्चे होते कि नहीं होते हैं? तो जेब गर्म होगा ना, आपके पास में सरकारी नौकरी होगी, तब चाहे गरबे देखो, चाहे गरबे खेलो, चाहे कुछ भी करो, आनंद आएगा। नहीं तो अब सूनी जिंदगी है, क्या आनंद। ठीक है, अर्जुन आयन, जैसा कि इसका नाम है, यहीं से अ से ही ध्यान रखना है कि ये अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे आके ये बस गए हैं अर्जुन आयन। इनकी मुद्राओं पर अर्जुन आयनाम जय लिखा मिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये छठी की कक्षा में दे रखा है। ठीक है, अब देखो कुरु जनपद, कुरुक्षेत्र जिसे कह दिया जाता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि कुरु जनपद था, कुरुक्षेत्र। यही कहते हैं ना, किससे रिलेटेड, कहां पढ़ते हैं अपन? महाभारत में पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहां पढ़ते हैं? पांडव वर्सेस कौरव, ठीक है, इनके मध्य। तो यहां पे वर्तमान, ये कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान दिल्ली और उसके आसपास। इनकी राजधानी हस्तिनापुर। क्या इनकी राजधानी हस्तिनापुर, यानी कि दिल्ली के आसपास। अभी मैंने आपको महाजनपद वाले इसमें बताया भी है। ठीक है, हस्तिनापुर मैंने लिख के भी बताया था। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जिसे कह दिया जाता है, क्या कहा गया? हस्तिनापुर नहीं आएगा तो क्या आएगा? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर नहीं आएगा तो क्या आएगा? इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने योद्धे, अर्जुनयन, मालव, और अब क्या है? सीवी। तो सीवी के अंदर ये ध्यान रखना है कि सीवी की भी कल मैंने अच्छी तरीके से बताया है, ये मेवाड़ के आसपास आकर बसे हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ वाला क्षेत्र है। इसके अलावा एक ध्यान रखना, एक और चीज पूछते हैं कि राजस्थान में तत्कालीन जनपद कौन सा था, तो ये भी ध्यान रखना, अपर जनपद भी पढ़ने में आता है। कौन सा? अपर जनपद राजस्थान में। राजस्थान में, सिर्फ ऐसे याद रख लेना। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलो, इसी के साथ अपनी आज की साथियों ये क्लास भी पूरी हुई। और मतलब एक ऐसा टॉपिक था ये जिसमें किताबें चाहे कितनी खंगाल के देखो, अपन को समझ में नहीं आता कि इसको शुरू कहां से करना है और ये खत्म कहां पे होगा। भैया इसमें से पढ़ना क्या है और इसमें से छोड़ना क्या है, ये चीजें समझ नहीं आती। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। अब यदि किसी के मन में फिर भी डाउट है कि सर अब हमने याद तो कर लिया, अब सवाल कैसे बनते हैं या क्या, तो फिर यही चीज आपको इसके साथ में अभ्यास कर लेना है। और जैसे ही अभ्यास करके, अब एक बच्चा कल कहे कि सर इसमें सवाल तो दिए हैं लेकिन उत्तर नहीं दिख रहे, अरे उत्तर तो आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद सिलेक्ट करके सबमिट करना है। उसके बाद में सबमिट जैसे ही करोगे तो राइट साइड में ऊपर जो है व्यू सॉल्यूशन नाम का बटन दिखता है, उस पे जाना है। फिर आपका जो सही है या गलत है वो भी बताएगा, और उस प्रश्न की कोई व्याख्या है तो वो भी बताएगा कि भैया इसकी व्याख्या ये है। ये है टेस्ट सीरीज। जो नए खिलाड़ी है उनको ध्यान देना है कि भैया ऐसे है। फिर भी समझ में नहीं आया ना, तो कोई मोबाइल के जानकार हो आसपास तो उससे मदद ले लो, बिल्कुल आसान है, वो बता देगा। हम यहाँ से इतना नहीं बता सकते आपको कि भैया इसको ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। आसपास आजकल मोबाइल के एक्सपर्ट खूब मिलते हैं, उनसे मदद लो और प्रैक्टिस करो साथ साथ। जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाए, याद हो जाए, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लो। हर टॉपिक का अपन ने अलग से टेस्ट दे रहे हैं और संपूर्ण प्रश्न, संपूर्ण व्याख्या दे रहे हैं। इससे ज्यादा प्रयास मानकर चलना कि आज की तारीख में तो होने वाला नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे तो वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, और नियमित रहे तो ज्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो फिर क्लासें हो जाएगी पेंडिंग, उसके बाद में आप देख नहीं पाओगे, फिर छूटेगी। इसलिए साथ साथ देखो, साथ साथ चलते रहो। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।